हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, AMU के लिए, देन यू ऑलरेडी नो कि उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो क्लास 8th सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो आज बायो में क्लास 8th का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें एक सब टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं विच इज plant and animal cell और उनका comparison. Now in comparison we are going to talk about both similarities भी क्या क्या होती हैं और dissimilarities भी, because दोनों ही आपको पता होने चाहिए और इन दोनों से ही related questions आपको मिल जाते हैं, right? So before we begin with the actual topic, एक introduction ले लेते हैं in 1 or 2 slides as to what a cell is और हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ओके तो डिटेल में तो हम इसके बाद में जाएंगे कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या थी और कितने वैरायटी होती है सेल्स की एक्सेट्रा। बट इन जनरल अगर हम सेल को डिफाइन करें तो सेल क्या होता है, जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनने के लिए छोटे ब्रिक्स चाहिए होते हैं, राइट? तो जो छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं वो बेसिकली सबसे छोटी आइडेंटिटी होते हैं एक बिल्डिंग की, राइट? उसी तरीके से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे छोटी आइडेंटिटी होती है जो एक लिविंग क्रीचर को उसकी लिविंग स्टेट देने में केपेबल होती है, दैट इज द सेल। सो अगर हम सेल को डिफाइन करें, व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब तुम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा लो, उसके अंदर एक ना एक सेल जरूर प्रेजेंट होगा। इनफैक्ट सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको लिविंग कैपेबिलिटी देते हैं, विच इज द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इन 3 कंपोनेंट्स में से एक भी कंपोनेंट अगर सेल में मिसिंग होगा तो सेल माइट बी नॉन लिविंग, राइट? वो लिविंग कैपेबिलिटी पोजेस नहीं करता होगा। सो सेल बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें अगर ये 3 कंपोनेंट्स होंगे तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है। दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर हम सेल के नंबर से देखें तो हम ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हैं। देयर विल बी ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, एक सेल जो उनका सारा का सारा काम कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन उसी में हो रही है, रिप्रोडक्शन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो अगर ऐसा कोई सेल है जो कि सारे काम कर रहा है और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी रखता है, देन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अ लिविंग थिंग which is made up of one cell is a unicellular organism। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो यूग्लिना। यूग्लिना इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आगे चल के तुम पढ़ने वाले हो, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, कॉलोनीज बन सकती हैं बैक्टीरिया की, बट इन जनरल अगर देखें तो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, एक सेल से बने हुए होते हैं, राइट? तो ये एक सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज उनके सेल में ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसकी हमने बात करी। न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है जहां पे सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, राइट? इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात अगर करें, देयर माइट बी ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक से बहुत अधिक सेल्स हों, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हों, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हों, बिलियंस मिलियंस में हो सेल्स, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें छोटे से एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे एंट हो गया, ऐसे देखने में वो बहुत छोटा है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर का मतलब ही हुआ, मल्टी मतलब बहुत सारा, सेल्यूलर सेल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हो। अब इसकी जो रेंज होती है वो छोटे से लेकर बड़े एनिमल तक हो सकती है, ठीक है? बड़े एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इनफैक्ट 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है? एलिफेंट की बात कर लो, और ज्यादा सेल्स हैं उसके अंदर। वेल की बात कर लो, ब्लू वेल की बात कर लो, उसके अंदर और ज्यादा सेल्स हैं। तो रेंज अलग अलग हो सकती है, बट एंट से लेके वेल तक की ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं क्योंकि इनमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं।
देखो, जब एक सेल पाया जाता है तो वही सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्लबिंग करने लगते हैं। क्लबिंग एज इन वो ग्रुप्स बनाने लगते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ग्रुप एक फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करे। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसमें तुम देखोगे कि सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, फिर टिश्यूज बहुत सारे कंबाइन करेंगे टू फॉर्म इफेक्टिव ऑर्गन्स जो स्पेसिफिकली वर्क कर रहे होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करेंगे टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और एज अ होल जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बनेगा और इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो अब ये सब जो बात है वो तो हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में करते रहेंगे, आगे के क्लासेस में भी तुम इनके बारे में जानते रहोगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स में सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं और इफेक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पर क्योंकि हम बात करने वाले हैं सेल की, तो हम सेल पर अपने आप को रोकेंगे और ये देखेंगे कि सेल कैसे अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शंस आराम से परफॉर्म कर पा रहा है, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लायक एक सेल को बनाते हैं। राइट, सो दिस वाज अबाउट कि वैरायटी क्या हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन these three components, similarities, dissimilarities, हम आज प्लांट और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। दिस इज आर एक्चुअल टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, तो अब इससे पहले कि हम आगे इसको रीड करें, एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके ऊपर जाएं, हम देख लेते हैं इन जनरल की डायग्राम्स कैसे बनेंगे प्लांट और एनिमल सेल के, और उसी के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है। राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात अगर करें, तीन कंपोनेंट्स विच आई टोल्ड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया न्यूक्लियस। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री कंपोनेंट्स फर्स्ट। तो क्या कोई भी ऐसा सेल होगा जिसमें ये तीन कंपोनेंट्स में से कोई भी एक मिसिंग होगा? नहीं। अगर हमें लिविंग प्लांट सेल की बात करनी है, अगर हमें लिविंग एनिमल सेल की बात करनी है, तो ये तीन कंपोनेंट्स जरूरी है। राइट, सो प्लांट सेल में हम बना लेते हैं सबसे पहले अपना सेल मेम्ब्रेन, राइट, एज वेल एज इन द एनिमल सेल ऑल्सो। लेट्स मेक अ सेल मेम्ब्रेन। राइट, तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल की अंदर की एनवायरमेंट से बाहर की एनवायरमेंट को अलग करता है। ऑल्सो क्योंकि ये डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, बाउंड्री है समझ लो सेल की, तो अगर कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, चाहे वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आना हो या फिर सेल के अंदर से बाहर जाना हो, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करा जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग or the first component is the cell membrane. Right? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन्स की, और ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो कि दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की भी आगे हम लोग बात कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज फॉर अनदर लेक्चर। तो आज हम अभी इसी पर फोकस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, डिटेल में हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हो गई सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉमन इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। दूसरी चीज हमने क्या बात करी थी? अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो एक्चुअली हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्रेन क्या करता है, सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हमें कब भूख लग रही है, हमें कब सोना है, हमें क्या क्या महसूस हो रहा है, हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस, सब कुछ एक्चुअली ब्रेन कंट्रीब्यूट करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। राइट, उसी तरीके से सेल के लिए उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस अगेन इज प्रेजेंट इन बोथ, तो हम लोग न्यूक्लियस बना लेते हैं। जो प्लांट का न्यूक्लियस है वो हम यहां पे बनाएंगे। एंड एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो हम इधर बनाएंगे।
ओके, हियर यू गो। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। नाउ इसी में बनाया तो सेम गया है, सेम होता है न्यूक्लियस दोनों में ही। एज यू कैन सी ऑल्सो इसमें जो है डबल लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अंदर के साइड ये जो डेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पर एक्चुअली राइबोसोम्स, प्रोटीन्स बनने का काम होता है। एंड देन यहाँ पे जो देख रहे हो नाउ एज सच अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, राइट? दोनों का ही देख सकते हो। देयर इज अ डबल लेयर्ड एनवेलप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर के साइड पे क्रोमैटिन होता है और डेंस बॉडी होती है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल चैप्टर के अंदर। अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि कैसे प्लांट में है और कैसे एनिमल्स में है। वेल, जो डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का वो होता है पोजिशन में। प्लांट्स में यू कैन सी मैंने जानबूझ के इसको साइड में बनाया है, जबकि एनिमल्स में ये सेंट्रली लोकेटेड होता है जनरली एनिमल सेल में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस भी आएगा जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में दो चीजें हो गई। सिमिलैरिटी क्या है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है दोनों का, लेकिन पोजिशन जो है वो डिफरेंट हुई जा रही है। एक का सेंट्रलाइज्ड है, एक का पेरिफेरी में है या फिर साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं अबाउट द थर्ड कंपोनेंट विच इज द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड कंपोनेंट होता है। वो अरीना होता है मेन सेल्यूलर एक्टिविटीज का, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होने होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होनी होती हैं, सेल की जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होती हैं, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, तो अब साइटोप्लाज्म देख लेते हैं कहां पर है। देखो बेसिकली होता क्या है ना, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी बीच की स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो साइटोप्लाज्म हम एनिमल्स में पहले बना लेते हैं। सो दिस हियर, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर दैट आई एम ड्रॉइंग इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसको डॉटेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इट इज डिनोटिंग द सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर। एक्चुअली वाटर काफी ज्यादा मात्रा में होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो उसको हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। फॉर द प्लांट सेल, नाउ अगेन फोकस हियर। Now what difference do you see? The difference that is actually visible is again in the position of the cytoplasm. एनिमल्स में देखो यूनिफॉर्म बनाया गया है, पूरे सेल में बनाया गया है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में पूरा साइटोप्लाज्म अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। प्लांट्स में देखो, वेयर हैव आई ड्रॉन इट? आई हैव ड्रॉन इट अगेन टुवर्ड्स द साइड। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लांट में ऐसा क्या है जो कि न्यूक्लियस को भी साइड की तरफ पुश किए दे रहा है और साइटोप्लाज्म को भी पेरिफेरी साइड की तरफ पुश किए दे रहा है? सो लेट्स राइट फर्स्ट, दिस इज द साइटोप्लाज्म। सो अगेन साइटोप्लाज्म का एज सच जो कॉन्सेंट्रेशन है बोल सकते हैं, या जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो भी चीजें हैं साइटोप्लाज्म में, एज सच वो सेम रहेंगी प्लांट और एनिमल्स में। बट जो डिफरेंस होगा अगेन विल बी इन द पोजिशन जहां पर साइटोप्लाज्म अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सो प्लांट्स में ये पेरिफेरी पे चला जाता है, एनिमल्स में ये ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे सेल के अंदर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल आ जाता है जो कि एनिमल्स में जनरली एब्सेंट होता है, और वो क्या है? वो है वैक्यूल। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल या तो मोस्टली एब्सेंट ही होता है, या फिर अगर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा वैक्यूल, और टेम्पररी भी हो सकता है, मतलब जब इसका काम नहीं है ये गायब भी हो जाएगा। ठीक है, सो अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। राइट,
and this vacuole is the reason why nucleus has been shifted to the periphery or cytoplasm has been shifted to the periphery. Whereas animal cells mein vacuoles are either absent or if present they are extremely small and may also be temporary. ठीक है, प्लांट सेल में ये परमानेंट होता है, राइट? अब ऐसा क्या है, क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि वैक्यूल एक्चुअली स्टोरेज का काम करता है और प्लांट के सेल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टोर करनी होती है, स्पेशली वाटर, ठीक है? तो ये जो स्टोरेज बैग है प्लांट में स्पेसिफिकली ये भरा हुआ रहता है पानी से। इसके अंदर का इनफैक्ट जो मटेरियल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप, या टू बी मोर प्रिसाइज वैक्यूलर सैप। वैक्यूल के नाम से आया वैक्यूलर सैप, राइट? तो प्लांट्स में इसकी ज्यादा जरूरत होती है। देखो, प्लांट विल्ट ना करें इसके लिए उनको बहुत सारा पानी स्टोर करना होता है अपने सेल्स में ताकि जो सेल्स हैं वो स्ट्रेच्ड रहें, ठीक है? तो ये काम कौन करता है? ये वैक्यूल करता है, ठीक है? अपने अंदर पानी भर लेता है जिसकी वजह से प्लांट का जो सेल होता है वो स्ट्रेच रहता है, एंड दैट इज व्हाई द प्लांट कैन फ्लटर इन द विंड एंड द प्लेनर सरफेस इज ऑल्सो टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है? अगर ये विल्ट करेंगे तो क्या होगा? लीव्स ड्रूप हो जाएंगी, उनका सरफेस जो होगा वो सनलाइट की डायरेक्ट लाइट के अंडर नहीं रहेगा, ठीक है? तो इट्स वेरी नेसेसरी कि इनके अंदर प्लांट के सेल के अंदर पानी भरा हुआ हो ताकि जो सेल है वो स्टिफ रहे और जो इनके लीव्स और ऑर्गन्स हैं वो सनलाइट को डायरेक्ट पा सके, ठीक है? एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वैक्यूल्स छोटे होते हैं या फिर काफी बार एब्सेंट भी होते हैं, राइट? अब देखो, इसकी अगर हमने बात करी है कि प्लांट्स को इसकी जरूरत होती है कि वो विल्ट ना करें, ड्रूप ना करें, वो पानी इकट्ठा कर पाएं, तो ये बेसिकली प्लांट के सेल को रिजिड रख रहा है, स्टिफनेस दे रहा है उसको। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो प्लांट और एनिमल्स में से एनिमल्स को कम प्रोटेक्शन चाहिए इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। प्लांट्स देखो एक जगह पे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक जगह पे उनको गाड़ के उनकी रूट्स को हम लोग उनको एक जगह पे स्टेबलाइज कर देते हैं, राइट? अब एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आए, कोई एनिमल आए प्लांट को खाने की कोशिश करे, तो क्या ये प्लांट भागकर अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। बट एनिमल के साथ ऐसा नहीं है। बाहर आंधी तूफान आया, एनिमल कोई ऐसी जगह देख लेगा, कोई ऐसा डेन देख लेगा, केव देख लेगा जहां पे जाकर वो छुप जाएगा। एनिमल्स उसको खाने आएंगे तो वो भाग सकता है, राइट? सो एनिमल्स आर मोर प्रोटेक्टेड इन दिस फॉर्म, जबकि प्लांट्स को एज सच ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि उनको हर टाइम हार्श वेदर कंडीशंस को टॉलरेट करना है, हार्श क्लाइमेट को, इवन एनिमल्स को वॉर्ड ऑफ करना है, राइट? तो एज सच तुम प्लांट और एनिमल्स को जब भी कंपेयर करोगे ना, यू आर गोइंग टू सी दैट प्लांट हैज डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि उसको ज्यादा प्रोटेक्शन और सपोर्ट दें। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल इटसेल्फ तुम देखोगे कि प्लांट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं है और प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, आगे चल के यू आर गोइंग टू सी दिस इन द ऑर्गन्स ऑल्सो, इन द टिश्यूज ऑल्सो, कि कैसे प्लांट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। Again, for the same reason, to withstand and tolerate all the harsh environment and temperatures, right? तो प्लांट के अंदर एक और स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होता है, जो एनिमल्स में नहीं है बट प्लांट के अंदर है, to give it extra support is, let me draw over here, is the cell wall. Okay, so the cell wall in a plant cell is the outermost structure which is dead. Remember, this is not living, this is dead, और dead होने की वजह से ही इसके अंदर सेल्यूलोज के डिपॉजिट होते हैं और ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेल वॉल एज द मोस्ट outermost envelope, right? It is dead, it is made up of cellulose, right? And it provides for the extra strength that a plant cell needs, ठीक है? तो ये एक और चीज हो गई जो एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट होती है। अब अगर हम अंदर आए, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज अगेन जो सिमिलर होती है वो होती है एनर्जी नीड्स,
प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, एनिमल को भी एनर्जी चाहिए। एंड एनर्जी कहाँ पे आती है? सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है बाय द नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो लेट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनल होती है, राइट, ऐसे करके कुछ, और इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। Okay, so there might be more than one mitochondria in the same cell, again needed for respiration or production of energy. तो दोनों में ही ये पाए जाते हैं। Now if I ask you, even though this is a little out of course for you right now, but if I ask you कि plants और animals में से किसके अंदर ज्यादा mitochondria present होंगे? Animal cells के अंदर ज्यादा होंगे। अब देखो, एनर्जी नीड्स की अगर बात किया जाए, प्लांट तो एक जगह पे है ना, रुका हुआ है, उसको मूव नहीं करना है, राइट, सब कुछ उसको वहीं पे मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है, एयर से मिल रहा है, राइट। लेकिन एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? दे हैव टू लोकोमोट, दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे हैव टू सर्च फॉर देयर ओन फूड, राइट। तो उसके अंदर एनर्जी की ज्यादा नीड्स होती हैं। एंड स्पेसिफिकली यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी जनरली एनिमल सेल्स में ज्यादा पाया जाता है, राइट। सो अगेन, this is one other feature which is common in both plant and animal cells, right? अब बात कर लेते हैं ऐसे फीचर की अगेन जो कि अनकॉमन है दोनों में, राइट। एक और ऑर्गेनल होती है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं। ये ऐसी ऑर्गेनल है जो प्लांट को अपना फूड बनाने में हेल्प करती है। यू ऑलरेडी नो प्लांट कैन फोटोसिंथेसाइज, राइट, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज। ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि प्लांट के सेल्स के अंदर एक ग्रीन कलर की बॉडी होती है विच इज नोन एज प्लास्टिड और मोर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट। So if this is a plant cell and it is green in color, तो इसके पास ऐसी बॉडीज होंगी, ग्रीन कलर्ड बॉडीज, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। So lots of chloroplasts are present in a plant cell. जबकि क्या एनिमल सेल्स में ऐसी कोई भी बॉडी होगी? Of course not. So let's mark it here. This is a chloroplast. Right? अब क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, बल्कि क्लोरोप्लास्ट के ब्रैकेट्स में हम लोग लिख लेते हैं प्लास्टिड ऑल्सो, बिकॉज प्लास्टिड भी लिख कर आ सकता है, ठीक है। इट डिनोट्स द सेम थिंग। एक्चुअली प्लास्टिड्स आर बॉडीज जो कि अपने अंदर पिगमेंट कैरी करती हैं, राइट, और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एनिमल्स के अंदर कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनमें आज सच आप देखोगे तो उसमें कलर्ड ऑर्गेनल्स नहीं दिखाई देंगे, जबकि प्लांट के अंदर लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक प्लास्टिड, नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्रीन कलर है वो किससे आता है? इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सो लेट्स राइट दैट डाउन ऑल्सो। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, जो पिगमेंट है, जो कलर है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही ये प्लांट्स अपना फूड खुद से बना पाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल कहीं पर भी एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाएगा। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि प्लांट्स के अंदर जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रेडिश सा कलर होता है,
ठीक है, जिनके लीव्स में रेडिश सा कलर होता है, या फिर फॉर दैट मैटर फ्रूट अलग अलग कलर का होता है, फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है, उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो कलर्ड प्लास्टिड्स, अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन हायर क्लासेस, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो अलग अलग पिगमेंट को कैरी कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही उनको कलर का बेसिस दिया जाता है या नाम दिया जाता है। ग्रीन प्लास्टिड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। What are the chloroplasts responsible for? They are responsible for the process of photosynthesis in plants. क्या एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट होंगे? नहीं। क्या एनिमल्स में कोई भी और टाइप के प्लास्टिड्स होंगे? नहीं, ठीक है। सो अगेन वी हैव कम अप विद अनदर डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल। अब बात हो गई है बहुत सारी ऑर्गेनल्स की जो प्लांट में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल में प्रेजेंट नहीं है। देयर इज वन ऑर्गेनल still left which is present in animals and not in plants, ठीक है। अगेन इस ऑर्गेनल के बारे में इसकी जानकारी तुम्हें और ज्यादा अच्छे से हायर क्लासेस में मिलेगी। यहाँ पे यू नीड टू नो कि न्यूक्लियस के पास एनिमल सेल्स के अंदर ऐसे दो रॉड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ठीक है, एंड इसके अराउंड थोड़ा सा डेंस सा मटीरियल प्रेजेंट होता है लाइक दिस, और इस पूरी बॉडी को कहा जाता है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये एक्चुअली सेल डिवीजन में हेल्प करती है, राइट। सो एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन के अंदर। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, प्लांट्स भी तो डिवाइड करते हैं, अगर उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं है तो वो कैसे डिवाइड करते होंगे? वेल, उनको सेंट्रोसोम की जरूरत नहीं होती है। सेंट्रोसोम जो काम एनिमल्स में कर रहा होता है, प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म में ही वो काम हो जाता है, राइट। तो सेंट्रोसोम इज वन ऑर्गेनल जो कि एनिमल्स में पाई जाएगी लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाएगी, एंड इट हेल्प्स इन सेल डिविजन, right? So that was a basic comparison of plant and animal cells, right? अब अगर स्ट्रक्चर भी देखें तो काफी सारे डिफरेंसेस हमको मिल गए, ऑर्गेनल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस मिल गए। जो साइज होता है ना, जनरली एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, और इनका जो शेप भी होता है ना वो भी इरेग्युलर होता है। वो क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा बहुत शेप जो है इरेग्युलर जनरली पाया जाता है। ऑफ कोर्स शेप स्पेसिफिक भी होता है, अगेन विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, राइट। लेकिन प्लांट सेल्स की अगर बात किया जाए तो प्लांट सेल्स में क्योंकि आउटरमोस्ट जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, और वो डेड होती है, तो यानी कि वो रिजिड है, वो स्टिफ है, राइट। तो प्लांट का जो शेप होता है ना वो काफी रेगुलर होता है, और प्लांट सेल का जो साइज होता है वो भी काफी बड़ा होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द साइज इज बिगर एंड रेगुलर शेप इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज हो गई बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। लेट्स रीड अबाउट द की पॉइंट्स नाउ। Cells are the smallest unit of life and the building blocks of all living organisms। चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, चाहे हम एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सभी सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेल हैज इट्स ओन फंक्शन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि तीन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी और कंपोनेंट्स हैं, जितने भी और ऑर्गेनल्स हैं, उनका भी स्पेसिफिक फंक्शन है। नेक्स्ट, एनिमल एंड प्लांट सेल्स डिफर एज वेल एज हैव सिमिलैरिटीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखो, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये चार कंपोनेंट्स हैं जो कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर डिसिमिलैरिटीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, लेट्स सी। तो पहले एनिमल सेल डिस्कस कर लेते हैं। ईच कंपोनेंट इन द एनिमल सेल हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन। एनिमल सेल्स ऑफन हैव एन इरेगुलर शेप। तो पहली चीज इरेगुलर शेप।
4 key components of most animal cells are, न्यूक्लियस की हमने बात कर ली, which contains the genetic material or DNA of the organism and controls the cell's activities, right? तो जो यहाँ पे देखते हैं, ये जो thread like structures देख रहे हो ना, which I have drawn in both the cells, this is actually the DNA. It is the genetic structure जो कि information को carry करता है from one cell to the next cell. ठीक है, so this is termed as the DNA. Next, okay, cytoplasm, the liquid which makes up most of the cell in which chemical reactions occur. So like I said, cytoplasm एक sort of cellular arena है activities का, ठीक है, एक area है जहां पर सारी के सारे cellular reactions और activities होंगे. Now this is mainly water. तो जो मेजर कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म का वो वाटर होता है, इसीलिए वो सेमी लिक्विडिश टाइप का कॉम्पोजिशन प्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, flexible outer layer. Remember, cell membrane is flexible, which surrounds the cell and controls which substance pass into and out from it. So remember, cell wall non-living थी, लेकिन cell membrane living component होता है और ये allow करता है substances को या तो बाहर से अंदर move करना और अंदर से बाहर भी move करने को allow करता है. लेकिन क्या सारे substances को allow करता है? नहीं. It will only allow substances which are required by the cell. It will only allow substances that need to go out to be eliminated from the cell. ठीक है, सारे substances को नहीं. Next is mitochondria, tiny parts of cell floating in the cytoplasm where energy is released from glucose from food. ये जो process है इसको क्या बोल रहे हैं? Respiration. This is talking about respiration. So respiration occurs in the mitochondria. Mitochondria found in the cell cytoplasm are where most respiration happens. All right. Next, let's talk about the plant cell. Okay. Here, plant cells often have a regular shape, पहला, and they have the same cell components as the animal cell. Nucleus हो गया, cell membrane हो गया, cytoplasm हो गया, mitochondria हो गया. Now, there are some extra components also which are present in plant cell. कौन से हो गए? Cell wall, tough outer layer of cell which contains cellulose to provide strength and support to the plant. And let me write here, it is non-living component. Next is vacuole, a space inside the cytoplasm which contains a watery liquid called cell sap which keeps the cell firm, right? Next is chloroplast, or we can also say plastid. Structures found in the cell of green parts of the plant only. यानी कि you must have seen leaves तो होती हैं green, कुछ stem भी initially जब plant छोटा होता है तो green होती है, ठीक है, तो leaves और stems में पाया जाता है, which contains a green pigment called chlorophyll, because of which photosynthesis occur. अगर chlorophyll नहीं होगा तो photosynthesis नहीं हो पाएगा, ठीक है. So these are the differences between the plant and the animal cell. अब ये NCERT में एक टेबल है जो दिया हुआ है. Let us fill this table. So हमें पता भी चलेगा कि हमने क्या सीखा है यहाँ पर. Okay. तो पहला है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, राइट. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. न्यूक्लियस, व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? इट इज प्रेजेंट in a plant cell but absent in Third है nucleus. Nucleus is again present in both plant and as well as animal cell. So here we can write present as well as here also. But हमने position में difference देखा था, so let's just add that it is peripheral in a plant cell and it is central in position in an animal cell, right? Next is nuclear membrane, जो nuclear envelope था, again you saw दोनों में ही present था, so we'll write present in both. Next is cytoplasm. Again, it was present in both but positioned differently. Plant cell में push towards the periphery, animal cell में more uniformly distributed, right?
ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स स्पेसिफिकली अगर बात करें, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल्स, राइट. एंड लास्ट इज वैक्यूल. प्लांट सेल में ये लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल होगा, राइट. एनिमल्स में या तो एब्सेंट होगा, इफ इट इज प्रेजेंट देन स्मॉल एंड टेम्पररी. Right? Another organelle which you can add here is the centrosome. So let's add that also. Okay, let's add it over here. It is centrosome. सेंट्रोसोम के बारे में अगर बात करें, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स बट प्रेजेंट इन एनिमल्स. राइट. सो दैट वाज द कंपैरिजन. एग्जांपल्स की अगर बात कर लें, what about some plant cells? Can you give me some examples of plant cells? Mango plant की जो leaf होती है, that is an example of a plant cell, right? Then aloe vera के जो cells होंगे, right? aloe vera की जो leaf होगी उसके जो cells होंगे, again they are examples of a plant cell. ठीक है. What about an animal cell? See, आगे चल के ना मे बी तुमको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाए जहां पे एक टूथपिक लेके अपने चीक में से यू हैव टू टेक आउट द सेल्स, यू हैव टू जेंटली रब एट योर इनर चीक एंड देन उसको जब स्लाइड पे देखोगे तो तुम्हें एनिमल सेल्स की स्लाइड दिखेगी, राइट. सो ह्यूमन चीक सेल्स, are examples of animal cells. Other examples you can write down. मतलब कोई भी हो सकते हैं. हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, हमारे स्पेसिफिकली नहीं बल्कि सभी ऑर्गेनिजम्स में एज सच, सभी मैमल्स में देखा जाए तो मसल्स होते हैं, राइट. दे हेल्प अस टू मूव, राइट. सो दोज आर ऑल्सो एनिमल सेल्स, राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. अब हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ले लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स सेपरेट्स द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इन द एनिमल सेल. ओके, बात हो रही है एनिमल सेल की. तो एनिमल सेल में तुमको पता है जो आउटर मोस्ट एनवेलप था, जो कि आउटर और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रहा था सेल का, वो कौन सा था? वाज इट द सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, राइबोसोम और न्यूक्लियस? इट वाज द सेल मेम्ब्रेन. अगर यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए अबाउट प्लांट सेल तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? सेल वॉल. ठीक है. नेक्स्ट, डैश इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स व्हाइल डैश इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. ओके, तो पहला जो है वो कॉमन है और दूसरा जो ब्लैंक है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है. देखो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, दैट इज राइट, बट सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में पाया जाता है, सो दिस बिकम्स रॉन्ग. ओके. नेक्स्ट, न्यूक्लियस अगेन राइट, दोनों में पाया जाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, सो दिस विल बी रॉन्ग. ये सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया अगेन दोनों में पाया जाता है, राइट. क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट है ना. ये एज सच राइट है. माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे फिट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर फिट हो जाएगा. लास्ट वाला भी देख लेते हैं. सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन बोथ, सो यहीं पे ये गलत हो गया. क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, तो सेकंड ब्लैंक तो इसका सही है लेकिन फर्स्ट वाला गलत हो गया. सो अगेन द ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल? ओके, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम. अगर इसमें देखा जाए तो सेल वॉल
इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल्स, जो कि उसको एक्स्ट्रा इलास्टिसिटी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है. सो इसका ऑप्शन सेल वॉल करेक्ट है. Last question, which of the following produces energy in the form of ATP in the cells of an organism? Before you see the options, can you give me the answer? अगर तुम्हारा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, you are absolutely right. Mitochondria is in fact known as the powerhouse of the cell. पावर हाउस जो पावर का सोर्स होता है. तो पावर किससे मिलती है किसी भी सेल को? एनर्जी से. कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? उसका सोर्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. Right? So mitochondria is often termed as the powerhouse of the cell as well. इसका भी आंसर हो जाएगा mitochondria. Right? So that was all for today. In this particular lecture, अगर इससे related कोई भी queries हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं. I'll be glad to answer them. Again, entrance से related कोई भी questions हो, हमारे batch से related कोई भी questions हो, जो कि of course remember 2 अक्टूबर को launch होने वाला है. So वो date अपनी डायरी में कहीं पे नोट कर लो and you have to be there. उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन्स है तो 24 सितंबर को 7 PM पर हमारा लाइव सेशन होगा, जहां पर सारे के सारे टीचर्स इंट्रोडक्शन देंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू बी टीचिंग ऑल्सो. सो यू कैन ज्वाइन दैट फॉर अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. थैंक यू.